हेलो बेटा, माई नॉलेज इज़ माई आइडेंटिटी, पर आपके बिना हम कुछ नहीं। सो लास्ट एपिसोड में हमने क्या देखा? लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा कि एक शख्स का नाम आया था, ठीक है ना। उस शख्स का नाम था रेने डिकार्ट, और उस शख्स जो था वो एक मैथमेटिशियन भी थे, एक फिलोसफर भी थे और एक साइंटिस्ट भी थे। सो अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो उन्होंने बताया कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, और अगर हम बात करें फिलोसफर की तो उन्होंने एक बहुत ही प्यारी लाइन दी, आई थिंक देयरफॉर आई एम, ठीक है ना। और अगर बात करें मैथ की तो मैथ में उन्होंने बहुत ही प्यारी प्यारी बातें बताई, जो बातें बचपन में आपको कभी परेशान किया करती थी। कैसे कि सर ये ABC कहाँ से आ गए मैथ में, ये XYZ कहाँ से आ गए। तो वो ABC और जो XYZ आपके हैं वो बेटा रेने डिकार्ट ने ही दिए थे। उसके अलावा भी उसने बहुत कुछ दिया, और फर्स्ट जो इसका लेक्चर है रिलेशन का, उसमें उन सभी बातों का जिक्र किया गया है। और अगर आप चाहते हो कि वो जो फ्लेवर है वो आप अच्छे से टेस्ट कर पाओ, सो वो आप फर्स्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं, ओके। और उसके बाद हमने फर्स्ट वीडियो में क्या किया, हमने ऑर्डर्ड पेयर किया, अनऑर्डर्ड पेयर किया, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, उसकी कुछ प्यारी प्यारी प्रॉपर्टी की, और जब हमने रिलेशन को डिफाइन किया तब हमने ये देखा कि जो ये रिलेशन है ये तो 100% किसी पे डिपेंड कर रही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। सो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसके बिना रिलेशन बेटा कहीं है ही नहीं। सो आज हम आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की अच्छे से फील दिलवाएंगे, रिलेशन की डेफिनेशन थोड़ी सी रिवाइज करवाएंगे, डोमेन, कोडोमेन, रिप्रेजेंटेशन रिलेशन का, और उसके बाद कुछ प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला बेटा हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। सो कल हमने क्या देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए कि हमारे पास दो सेट चाहिए, हमें A सेट चाहिए एंड B सेट चाहिए। A सेट बेटा आपका कुछ भी हो सकता है, मान लिया A B C, और B सेट आपका कुछ भी हो सकता है, मान लो 1, 2। सो हमने ये भी सीख लिया कि A क्रॉस B कैसे करते हैं। वो हमने किया, A की 1 के साथ पेयर बनी, फिर A की 2 के साथ बनी, फिर B की 1 के साथ, B की 2 के साथ, C की 1 के साथ और C की 2 के साथ, ये पेयर बनी हमारी। और फिर हमने B क्रॉस A भी किया, B क्रॉस A भी कर सकते हैं ना। इसमें क्या है कि B के एलिमेंट पहले लिखने हैं, मतलब 1, A, 1, B, 1, C, 2, A, 2, B, 2, C, ये एलिमेंट बने। फिर हमने ऑब्जर्व किया कि सर ये और ये सेम कभी हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सर ये ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं होती इतनी जल्दी से। और हमने रिजल्ट किया था ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होती है जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि A क्रॉस B और B क्रॉस A इतनी जल्दी से सेम नहीं होने वाले, सेम हो जाएंगे लेकिन कुछ कंडीशंस लगेंगी कि कब कब सेम हो सकते हैं, ठीक है। वो प्रॉपर्टी अभी बाद में देखते हैं कि कब कब सेम होंगे, क्या सिस्टम होगा। लेकिन इसके बारे में जो हम बात बताना चाहते हैं कि मन में डाउट आता है कि सर ये सेट जो हम A लिखते हैं और ये सेट जो B लिखते हैं, ये दोनों सेट फाइनाइट है, ठीक है। क्या ये इनफाइनाइट भी हो सकते हैं? क्या अगर सेट इनफाइनाइट हो जाएं तो क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर भी डिफाइन कर सकते हैं? ये डाउट रहता है ना। तो ठीक है, हाँ जी, ये सेट बेटा दोनों के दोनों सेट इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस सेट को, चलो A क्रॉस B ले लिया हमने, A क्रॉस B को बेटा एक ग्राफ से
दिखाने की कोशिश करते हैं कि ग्राफिकली कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए क्रॉस बी को। सो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं बेटा, ये वाला। यहां पर क्या लेना है आपने हमेशा, यहां पर बेटा ए लेना है, और यहां पर क्या लेना है, यहां पर आपने बी लेना है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, इस ग्राफ पर मैं ए बी सी तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूं समझने के लिए बेटा, समझने के लिए ताकि क्लियरिटी आ सके, इसको 1 2 3 लो। ए को 1, बी को 2, सी को 3। सो ए को 1, बी को 2 और सी को 3, ताकि मैं इस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर सकूं। आपको सर यही क्यों लिया, इन सेट में तो कोई ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो बेटा ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना, वो तो किसी नंबरों से करेंगे ना। यहाँ पर मैं श्याम लिख दूँ, राम लिख दूँ, तो क्या उसमें कंपैरिजन होगा कि कौन सा आगे आएगा कौन सा पीछे आएगा, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। सो ठीक है, यहाँ पर लिखा बेटा मैंने 1, यहाँ ले लिया 2, यहाँ लिया बेटा 3, यहाँ पर क्या लिया बेटा 1 और यहाँ पर क्या लिया। सो पहला एलिमेंट कहाँ आएगा 1, 1। सेकेंड एलिमेंट 1, 2। थर्ड एलिमेंट 2, 1, फिर 2, 2, फिर 3, 1, फिर 3, 2। ये ग्राफिकली बनेंगे, ठीक है ना। ये तो फाइनाइट सेट थे, तो बेटा इसका जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट का बेटा, वो ऐसे दे सकते हैं। ये फाइनाइट थे। अब बात करते हैं कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी इनफाइनाइट हो गया फिर क्या होगा। अब देखते हैं, यहां पर हम मानते हैं कि ए सेट क्या है हमारा, देखो यहां से यहां पर हम ए सेट को मानते हैं यहां पर कि ए सेट आपका क्या है 1 2 3, और बी सेट को इनफाइनाइट मान लेते हैं। अब इनफाइनाइट सेट कौन सा मानते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट। बी क्या माना है हमने, नेचुरल नंबर का सेट। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ए सेट को बेटा यहां पर लेना, ए सेट को यहां पर लेना, ठीक है ना, और बी सेट को बेटा आपने यहां पर लेना है। ये याद रखना, अगर ए क्रॉस बी कर रहे हो, ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए यहां बी यहां, बी क्रॉस ए करोगे तो बी यहां ए यहां। अब ठीक बेटा जब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट कह रहे हैं, सॉरी वेरी सॉरी, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तब होगा क्या, थोड़े से एलिमेंट मैं लिखकर दिखा सकता हूं, सारे तो लिख नहीं सकेंगे, तो यहां पर थोड़े से एलिमेंट, यहां पर ए क्रॉस बी। बेटा इसका 1 लोगे 1, तो 1 किसके साथ कर सकता है बेटा, 1 के साथ बना सकता है, 1 2 के साथ जा सकता है, 1 3 के साथ जा सकता है। क्या ये कभी रुकेगा, नहीं रुकेगा, ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा। फिर 2 आया, 2 किसके साथ जा सकता है, 2 1 के साथ जा सकता है, 2 2 के साथ जा सकता है, 2 3 के साथ जा सकता है, ऐसे एंड सो ऑन चला जाएगा। फिर 3 आया, 3 किसके साथ जा सकता है, 1 के साथ, 3 2 के साथ, 3 3 के साथ, एंड सो ऑन ही चला जाएगा। ये तो इनफाइनाइट सेट बन गया, ये एलिमेंट कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो ग्राफ में देखते हैं कि ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले देखो, यहां पर लिया आपने बेटा 1, यहां पर 2 और यहां पर बेटा आपका 3। इधर स्केल थोड़ा सा छोटा छोटा लेंगे, जो यूनिट स्टेप है आपके स्मॉल लेंगे। मान लो बेटा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एंड सो ऑन बेटा गाड़ी ऊपर तक चलती रहेगी। सो पहला एलिमेंट 1, 1 बेटा यहां पर आएगा, दूसरा एलिमेंट 1, ये तो 1 ही है ना, देखो फिक्स है 1, तो 1, 1 फिर 1, 2 1, 3 1, 4 एंड सो ऑन बेटा ऐसे चलता रहेगा।
फिर सेकंड आया, सेकंड में बेटा क्या है 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये स्ट्रेट लाइन बनेगी बेटा, सॉरी स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। फिर थर्ड आया 3,1, 3,2, 3,3, 3,4 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। थोड़ी सी फीलिंग आई कि इनफाइनाइट तक। ओके चलो आप कह रहे हो कि सर ये तो ठीक है ना, एक इनफाइनाइट लिया, अगर आप बी इनफाइनाइट ले रहे हो तो बी देखो बेटा इनफाइनाइट तक जा रहा है ऐसे, वो नेचुरल नंबर है ना। ए फाइनाइट था तो बेटा ए पर फाइनाइट काम चल रहा है। अगर आप ए को भी इन्फिनिटी ले लेते तो बेटा ए को जैसे ही इन्फिनिटी लोगे, मतलब इन्फिनिटी तक लोगे, मान लो नेचुरल नंबर ले लिया तो यहाँ पर 4, 5, 6 एंड सो ऑन, तो बेटा यहाँ पर फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6, तो बेटा ये लाइनें ऐसे स्टार्ट हो जाएंगी, ऐसे 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 चलती रहेंगी। बात आ रही समझ में? ओके, अब जो बात बताने जा रहे हैं बेटा, जो बात बताने जा रहे हैं वो खतरनाक बात है, जरा गौर फरमाना उस बात पर कि अगर हम R क्रॉस R यानी कि रियल नंबर की क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, रियल नंबर की क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। देखो रियल नंबर की अगर हम R क्रॉस R करते हैं, दोनों सेट इनफाइनाइट हैं और खतरनाक सेट हैं बेटा। इस सेट के अंदर रियल का आपको पता है, इस सेट के अंदर जब हम लाइन ड्रॉ करते थे, ये लाइन तो बेटा कुछ ऐसे करते थे, ये वाले, यानी कि सारे एलिमेंट आते हैं, कोई भी बचता नहीं है, ठीक है, कोई नहीं बचता। इसको ग्राफिकली दिखाना है। अगर को सर इसके एलिमेंट कैसे दिखेंगे, इसके एलिमेंट, तो बेटा आप सोच भी नहीं सकते, सर ऐसे कैसे सोच भी नहीं सकते। ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पर इतने पॉइंट हैं, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो है नहीं ना, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी, तो स्टार्ट तो कहीं से कर नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी फील दिलाने की कोशिश करते हैं कि इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन अगर हम बेटा ये लिखें, यहाँ R लिया, यहाँ भी R लिया, अब ध्यान से देखो, हम मान लो हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं, 0 से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके अलावा इधर भी हैं, नेगेटिव भी हैं। कहना सर 0 से कैसे स्टार्ट कर दिया, समझाने के लिए आप 0 से स्टार्ट करो, पहला एलिमेंट आप 0 पिक करो। दूसरा क्या कर सकते हो, 0 के बाद ये 0 है, सर रियल में तो ये सारे के सारे नंबर है ना, पूरी एक लाइन आ जाएगी। 0 के बाद 0.1 है, लेकिन उसके बीच में तो बेटा बहुत सारे पॉइंट है ना, काउंट नहीं कर सकते। चलो मान लेते हैं 0 के बाद 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसा काम चलता रहेगा। तो समझाने के लिए है, मान लो 0 के साथ 0.1 आ चुका है, इसके बीच भी ना जाने कितने पॉइंट है, बट हमें पता नहीं कि कौन सा आएगा। समझाने के लिए 0.2 मान लिया, 0, 0.2, 0.3 एंड 0.04 ऐसा बेटा गाड़ी चलती है। बार बार कह रहा हूँ, फिर कहीं गलतफहमी हो जाए कोई कि सर 0 के बाद 0.1 लिया, 0.1 के बाद 0.2 लिया, क्या इसके बीच में कोई नंबर नहीं आता? बेटा इसके बीच इतने नंबर आते हैं कि हम गिन भी नहीं सकते। देखो ना 0.12 आ जाएगा, इसके बीच में 0.122 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ऐसा बेटा बहुत सारे नंबर आएंगे, गिन भी नहीं सकते। जस्ट समझाने के लिए। सो बेटा 0 के साथ 0.1 हल्का सा ऊपर आएगा ना, हल्का सा। और अब देखो इसके बीच भी बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, हम लिख नहीं रहे, तो ये सारा का सारा कवर हो जाएगा।
अब 0.2 लिखना, मान लो कहीं यहां पर आएगा, इसके बीच वाले तो सारे पॉइंट आने थे ना, हम लिख नहीं सके किसी मजबूरी से, तो बेटा ये यहां पर भी 0,0.12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, तो सारे पॉइंट आएंगे। यानी कि ये पूरी पूरी आपकी लाइन आ जाएगी बेटा ऊपर की तरफ, ये पूरी लाइन कवर हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा इस लाइन पर। और नीचे जाना जरा, जैसे ही नीचे जाओगे नेगेटिव लोगे तो बेटा नेगेटिव में क्या आएगा समझने के लिए जस्ट -0.1, 0, -0.2, 0, -0.3, कुछ ऐसा चलता जाएगा। और इनके बीच भी पता नहीं ना जाने कितने पॉइंट हैं। तो बेटा ये लाइन ऐसी कैसी पूरी कवर हो जाएगी, पूरी लाइन। अब आपने पहला एलिमेंट 0 रख दिया, अब जस्ट 0 के बाद कौन सा है हमें नहीं पता। 0 के बाद हमें एक लाइन मिलेगी, मतलब एक एलिमेंट के साथ एक लाइन मिलती है, एक नंबर के साथ 0 के साथ बेटा एक लाइन मिली, सारे पॉइंट आ गए। 0 के बाद क्या है, जस्ट 0 के बाद बता नहीं सकते, लेकिन मान लो 0.1, तो वो लाइन बेटा इसके बिल्कुल पास आएगी, बिल्कुल पास। ऐसे बेटा नीचे चली जाएगी वो लाइन। ऐसी जब 0.1 लिया, 0.2 लेंगे, 0.3 लेंगे, तो बेटा ध्यान से देखो, यहां पर लाइन ड्रॉ करते रहोगे, पास पास लाइन है, बहुत पास पास लाइन है, इतनी पास है कि हम सोच भी नहीं सकते। ये सारी लाइन ड्रॉ हो जाएंगी, सारी की सारी। और इधर भी बेटा ऐसे ड्रॉ करेंगे, नेगेटिव साइड भी। सर नेगेटिव साइड क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर आपने 0 लिया तो -1 भी तो ले सकते हो, -2 भी तो ले सकते हो। ऐसे बेटा ये लाइन आपकी यहाँ मिलती रहेगी। ये लाइन दूर दूर हैं, लेकिन एक्चुअली में बेटा बहुत पास होगी। तो ये प्लेन है बेटा इनफाइनाइट तक जाएंगी, नीचे इस साइड बेटा ये पूरे के पूरा आपका जो प्लेन है बेटा वो कवर हो जाएगा। एक मिनट ध्यान से। जब हम r क्रॉस r की कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें बेटा ये XY प्लेन, जिसको आप x मानते थे ना, XY प्लेन, ये XY प्लेन पूरे का पूरा मिल जाता है। कोई पॉइंट नहीं बचता, क्योंकि इतने पास पास थे हम सोच भी नहीं सकते। पिछली बार देखा थोड़ा गैप आ रहा था, इस बार कोई गैप नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने ये देखा कि जब r क्रॉस r किया तो बेटा मुझे XY प्लेन मिल गया। देखो कंप्लीट प्लेन, जब r क्रॉस r कर तो बेटा XY प्लेन बन जाता है, XY प्लेन बन जाता है। ये देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट है बेटा, मतलब इस ग्राफ में आप कहीं मर्जी जो भी पॉइंट लो, कहीं मर्जी 3,2 बेटा वो इसके अंदर आएगा ही आएगा, क्योंकि इसके अंदर इतने पॉइंट हैं कि ये सभी के सभी ग्राफ को कवर कर लेता है, डिट्टो सेम आ जाएगा। ठीक है, ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है ना, सारे के सारे पॉइंट आएंगे इसमें। ठीक है, और ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ प्यारी प्यारी बातें। देखो ध्यान से, पहली बात, ठीक है ना, कुछ बातें। पहली बात क्या है कि अगर आप A क्रॉस B करते हो और उसमें नंबर काउंट करते हो कितने हैं, और आप N के अलग से काउंट कर लो, A के अलग से नंबर काउंट कर लो और B के अलग से नंबर काउंट कर लो, तो बेटा वो सेम आ जाएंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए बेटा, एग्जाम्पल, अगर इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट, इसमें कितने आएंगे 3 × 5, 15 एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इसको B क्रॉस A करते हो, B क्रॉस
ए। तो बेटा यहाँ B क्रॉस A करने के बाद कितने एलिमेंट आते हैं? तो बेटा फॉर्मूला सेम है। अब इनको उल्टा लिखने से फर्क पड़ता है क्या? अगर हमने इसमें 3 एलिमेंट माने हुए हैं, इसमें 5 माने हुए हैं, बेटा 3 × 5 आ जाएगा। इसमें एलिमेंट 5 हैं, इसमें 3 हैं, तो ये 5 और ये 3, तो कुल मिलाकर आंसर सेम आएगा ना, कुल मिलाकर आंसर सेम आएगा। सो क्या हम ये लिख सकते हैं कि जितने एलिमेंट A क्रॉस B में हैं उतने ही एलिमेंट B क्रॉस A में आएंगे, यानी कि जितने एलिमेंट या जितने नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B में हैं उतने ही B क्रॉस A में आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्यारी सी बात कि A क्रॉस B इक्वल होता है B क्रॉस A के, हर बार नहीं होता। सो कब होता है A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A? कब होता है? कोई कंडीशन तो लगती होगी ना, हर बार नहीं होता, कुछ कंडीशंस। तो यहां पर लिख देना A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A, या तो बेटा ये एरो लगाओ, या इसकी जगह लिख सकते हैं इफ एंड ओनली इफ A इक्वल टू B, या तो A B के ही इक्वल हो जाए, और क्या, और आइदर A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0, सॉरी 0 कह रहे हैं हम, सॉरी 5। अब ध्यान से देखो, अगर सर अगर A और B सेम हो जाएं, ठीक है ना, A और B सेम हो जाए, मतलब A और B इक्वल ही हैं, सेम ही हैं। मान लो आपका B भी क्या बन गया, A बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, A क्रॉस A इक्वल टू A क्रॉस A। तो बेटा ये तो सेम हो ही गए बिल्कुल, यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं रहा। अगर इन दोनों में से एक सेट एम्प्टी भी हो जाए, अगर A क्रॉस B एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है ना, सो A एम्प्टी A क्या मतलब एम्प्टी सेट बनता है, सो एम्प्टी क्रॉस A, तो बेटा वो भी क्या बन जाएगा, एम्प्टी बन जाएगा, यानी कि A क्रॉस B और B क्रॉस A ये सेम आ गए। तो इस कंडीशन में भी क्या आ जाते हैं बेटा, सेम आ जाते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस कंडीशन में A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A, कब, जब आपका B एम्प्टी आ रहा है। ऐसे ही बेटा अगर A एम्प्टी आ जाए, अगर A एम्प्टी आएगा तो बेटा ये एम्प्टी बन जाएगा, और B क्रॉस 5 भी क्या बन जाएगा बेटा, एम्प्टी बन जाएगा। इस केस में भी इक्वल है, ठीक है। सो ये इक्वल तब होते हैं जब ये कंडीशन हो। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात, सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लास्ट वीडियो में भी बताया था, लेकिन मुझे लगा कि एक बार फिर आपको बताना जरूरी है। गौर फरमाइए जरा कि ये है क्या। अब 2 साइन होते हैं, एक तो बेटा हम ये लिखते हैं और एक हम ये लिखते हैं। एक होता है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। एक सिंपल होता है इफ। अब सबसे पहले इसको समझते हैं, इसको, इस साइन को। मान लो आप एक सिंगल रोड पर जा रहे हो, किसी विलेज में जा रहे हो या किसी नॉर्मल शहर में जा रहे हो, ये इसमें डिवाइडर नहीं है ना, सिंगल रोड है। और सिंगल रोड में आपका क्या आता है बेटा, कोई गाड़ी बेटा यहाँ से यहाँ भी जा सकती है और कोई गाड़ी यहाँ से यहाँ भी आ सकती है। मतलब दोनों साइड परमिशन है, आप यहाँ से यहाँ जाओ चाहे यहाँ से यहाँ आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो ये दोनों साइड से वैलिड है। मतलब अगर आपका ये चीज हो जाएगी, देखो इसका मतलब क्या है, अगर ये इक्वल हो गए तो ये वैलिड है, ठीक है ना। और अगर ये हो गए, अगर ये हो गए तो बेटा ये वैलिड है। मतलब इधर से आप इधर आ सकते हो और इधर से इधर आ सकते हो। मतलब अगर ये हो गया तो ये होगा, अगर इनमें से कोई भी बात होगी
तो ये होगा, ठीक है ना। ये है इस एरो का मतलब। और अगर हम बात करें इसकी, इसमें क्या होता है कि अगर इस साइड वाली चीज हो जाए, अगर इस साइड वाली चीज हो जाए, ऐसा लगा होता ना, मतलब अगर ये होगी तो ये भी होगी, अगर ये होगी तो ये भी होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि इस ये होने के बाद ये चीज आपकी हो रही है। और इसका मतलब क्या है, ये होने के बाद ये और ये होने के बाद ये। यहां पर ये जरूरी नहीं कि इसके होने के बाद ये हो ही हो, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है ना। आप कह सकते हो कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये अगर ये टॉपर है, अगर ये स्टूडेंट टॉपर है, ठीक है ना, सीबीएसई बोर्ड का, तो इसके मार्क्स, सॉरी, अगर ये टॉपर है तो मतलब ये पास है। देखो ना, अगर ये टॉपर है तो ये पक्का पास होगा, मतलब ये तो इंप्लाइज है ना, तो टॉपर तभी बनेगा अगर पास होगा और अच्छी परसेंटेज के साथ पास होगा। क्या इधर से इधर ट्रू है हर बार? नहीं। अगर कोई बच्चा पास है तो जरूरी नहीं कि वो टॉपर हो भी सकता है, लेकिन डाउट वाला केस आ जाता है, ठीक है ना। सो इसका मतलब ये है, ठीक है ना। और इसके साथ बेटा इफ एंड ओनली इफ इसके साथ अटैच हो जाता है। अब इफ कब लगाएं सर? इफ आप लगा सकते हो कि अगर मैं ये लिखूं कि ये चीज हो जाएगी अगर ये हो रही है, देखो यहां से ये चीज हो जाएगी, यहां पर कुछ भी लिखा हो, ये हो जाएगा अगर आपका ये हो रहा है, मतलब ये ट्रू है अगर ये ट्रू हो रहा है, मतलब इसके होने के बाद ये होगा। इफ में ये है, ये पहले हो जाएगा, ये बाद में होगा, ठीक है। सो अब हम करने जा रहे हैं ठीक है। सो बेटा अब हम करने जा रहे हैं रिलेशन के बारे में दो चार बातें। रिलेशन के बारे में, ठीक है ना। हालांकि डेफिनेशन की हुई है, तो रिलेशन थी क्या? सबसे पहले रिलेशन थी क्या? एक तो है बेटा रिकॉग्नाइजेबल लिंक बिटवीन टू सेट्स, और एक क्या थी डेफिनेशन में कि ठीक है ना, R is said to be a relation from A if R is subset of A cross B। बेटा ये देखो, R किसका सबसेट होना चाहिए? A क्रॉस B का। अगर R A क्रॉस B का सबसेट है तो वो क्या बन जाएगा आपका? सो वो आपकी रिलेशन बन जाएगी, ठीक है ना। इतनी डेफिनेशन हमने की हुई थी रिलेशन की। अब एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, ये लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से किया हुआ है। अब बात आती है रिलेशन की, जो रिलेशन की डोमेन की और रिलेशन के कोडोमेन की। सो रिलेशन की डोमेन क्या आएगी आपके पास? लिख सकते हैं यहां पर डोमेन ऑफ आया रिलेशन। बेटा मान लो हमारे पास ए सेट है, वो है 1 2 3
और बी सेट है बेटा हमारे पास 5,6। अब हमने ए से बी रिलेशन भेजनी है, ए से बी। सो ए से बी रिलेशन हम कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लो। ए क्रॉस बी क्या आएगा? 1,5 1,6 2,5 2,6 3,5 3,6। अब हम क्या करते हैं इसके बाद एक रिलेशन लेते हैं बेटा। रिलेशन क्या है? कोई इसका ही सबसेट होगा ना, इससे कोई भी सबसेट ले सकते हो। 1,5 और आप 2,5 ले सकते हैं। एक R2 ली बेटा रिलेशन 1,6 2,6 और 3,6। एक R3 रिलेशन लिख लेते हैं। R3 रिलेशन है आपकी, सॉरी यहाँ पर तो कैमरे में नहीं आएगा, ओके सो ठीक है। R3 रिलेशन बेटा हम यहाँ लिख लेते हैं। R3 रिलेशन कोई है आपके पास, वो लिख लेते हैं 1 2 और सॉरी 1 2 नहीं 1 5 और 1 6 ये रिलेशन। बेटा अब हमने डिफाइन करना है कि डोमेन क्या है किसी रिलेशन का। डोमेन क्या है? ध्यान से बेटा, डोमेन D ऑफ R1। अब आपने डोमेन लिखना है किसका? R1 रिलेशन का। तो बेटा डोमेन लिखने के लिए क्या करो, जितने भी आपकी ऑर्डर्ड पेयर है ना, उनके फर्स्ट एलिमेंट को पिक कर लो। पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को। बेटा ये क्या है? 1, ये क्या है? 2। इसकी डोमेन क्या है? 1 2। और बेटा नेक्स्ट R2 की डोमेन क्या बन जाएगी? R2 की डोमेन तो पहला एलिमेंट 1 2 3 1 2 3। अब R3 की डोमेन क्या है? R3 की डोमेन बेटा R3 की डोमेन। अब कोई बच्चा कहेगा सर 1,1। बेटा ये सेट की रिप्रेजेंटेशन है, तो सेट में कोई एलिमेंट 2 बार नहीं लिखते, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट 1। अब ऑब्जर्व करो रिलेशन कहां से कहां जा रही थी? A से B पर, A से B पर। तो जो डोमेन आई यहां पर डोमेन क्या है? देखो ये डोमेन क्या बेटा ये इक्वल है A के? नहीं। यहां पर डोमेन क्या है? A के इक्वल है। और यहां पर डोमेन क्या है? A के इक्वल नहीं है। तो मतलब A से B ना जाने कितनी रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो डोमेन है वो A के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। देखो ये A से छोटी आ रही है, ये A के इक्वल आ रही है, ये भी A से छोटी आ रही है। और मुझे ये बताओ कि हमने फर्स्ट एलिमेंट लेने हैं ना, सो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक आ सकते हैं? जितने A में एलिमेंट है। डोमेन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आ सकती है? जितना सेट A है, अदरवाइज उससे छोटी ही आएगी। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखने जा रहे हैं। जो डोमेन है ना बेटा, डोमेन ऑफ रिलेशन बेटा वो सबसेट होती है किसका? A का। सर ये A क्या है? बेटा याद रखना, क्वेश्चन में रट्टा नहीं मारना। A वो है जहां से जहां रिलेशन जा रही है, डोमेन ऑफ आ रिलेशन, ठीक है ना, जो कहां से कहां जा रही है? A to B जा रही है बेटा, A to B जा रही है, तो A का सबसेट होगी। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं सर ये रेंज क्या है? रिलेशन की रेंज। तो बेटा डोमेन समझ में आई, इसको कर दिया हमने साफ। अब बात करते हैं रेंज की। रिलेशन की रेंज क्या है? तो ठीक है, रेंज को डिफाइन करने के लिए रेंज ऑफ अ रिलेशन, ठीक है ना, रिप्रेजेंट कर देते हैं
रेंज के लिए हम R लिख लेते हैं, R1 लिख देते हैं समझने के लिए, जस्ट नोटेशन। R1 की रेंज, तो रेंज बेटा आपने क्या करना है, जो हमारी ऑर्डर्ड पेयर है ना उसके सेकंड एलिमेंट को पिक करो, सेकंड एलिमेंट को, यहाँ ये। तो 5 6 5 2 बार आ जाएगा, लिखना नहीं, सॉरी ये तो ऊपर वाला था, ये 1 और 2, ये तो आपके किस में आ जाते हैं, डोमेन में। सेकंड एलिमेंट 5 और 5 बेटा यहाँ पर 2 बार तो लिखना नहीं, एक एलिमेंट ही आ जाएगा। R2 देखना बेटा, R2 में क्या है, 6 6 6 एक बार लिखेंगे ये। अब R3 हमें याद नहीं कि हमने क्या लिखी हुई है, लेकिन एक रिलेशन बेटा ये भी तो डिफाइन कर सकते हैं ना, R3 1 5 और 1 6, आई थिंक यही थी पिछली बार, चलो देख लेना। तो बेटा इसकी रेंज क्या आ जाएगी, इसकी रेंज देखना ध्यान से, 5 और 6। अब मुझे ये बताओ कि रिलेशन यहां से यहां जा रही थी, यहां से यहां, तो हमने कौन से एलिमेंट पिक करने थे, सेकंड वाले। और सेकंड वाले एलिमेंट कहां से मिलेंगे, बी में से मिलेंगे, क्योंकि सेकंड वाले एलिमेंट कहां से आते हैं, बी में से। अब ये देखो, जो ये आपकी रेंज है ये इक्वल नहीं है बी सेट के, ये भी इक्वल नहीं है बी सेट के, और ये आपकी जो रेंज है ये इक्वल है बी सेट के। सो रेंज जो होती है बेटा, रेंज वो किसका सबसेट बनेगी, बी का। या तो बी के इक्वल हो सकती है या बी से छोटी हो सकती है, ये आपकी रिलेशन आ जाती है। रेंज कोडोमेन ये। और बेटा जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ था, वो डोमेन पूछ रहे थे, रिलेशन डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इस रिलेशन को रिप्रेजेंटेशन क्या है, मतलब इस रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप एक रिलेशन को, तो वही हम देखने जा रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो सबसे पहला बेटा याद रखना, सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन कि आप टेबुलर फॉर्म कह सकते हो, या फिर बेटा आप रोस्टर फॉर्म कह सकते हो। किसी रिलेशन को लिख कैसे कैसे सकते हैं, तो बेटा एक आपका मेथड ये है। इसमें हम क्या करते हैं, सपोज बेटा यहाँ पर मैं एक रिलेशन लिखने जा रहा हूँ। पहले सेट बेटा मैंने एक ए लिया, ए सेट में एलिमेंट हैं 1 2 3 4 ये, और बी सेट में बेटा एलिमेंट हैं आपके 1 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 13, सॉरी ये आपका आएगा नहीं, तो यहाँ पर 9 के बाद बेटा आपका 10 11 12 13 14 15 16 ये वाले, ठीक है। ए सेट में ये एलिमेंट हैं, बी सेट में ये एलिमेंट हैं। तो बेटा मैं एक रिलेशन डिफाइन करने जा रहा हूँ ऐसे। आपको पता है ना कि रिलेशन इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट आएगी। चलो जी पहले ये लिख देते हैं, जो आर आएगी, जो भी डिफाइन करूँगा ए टू बी, वो बेटा ए क्रॉस बी का कोई सबसेट ही होगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक आर डिफाइन करने जा रहा हूँ। कैसे, मान लो 1 बेटा 1 पर जा रहा है, 2 4 पर जा रहा है, 3 9 पर जा रहा है, और 4 16 पर जा रहा है। एक रिलेशन मैंने बेटा यहाँ पर बना दी।
इसके बाद अगर वो कह रहा है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, तो इसमें मैं रिलेशन को कैसे लिखता हूं, इसमें इन दिस फॉर्म रिलेशन इज represented by set of ordered pair। देखो ध्यान से बेटा, इस फॉर्म को जो हम आज तक लिखते आ रहे हैं, यानी कि R1 1 पर जा रहा है, 2 4 पर जा रहा है, 3 9 पर जा रहा है और 4 16 पर जा रहा है। बेटा ये क्या है आपकी टेबुलर फॉर्म, यानी कि इसमें जो रिलेशन है आपको वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आपको दिखाई देगा। ठीक है। सेकंड बेटा हम क्या कह सकते हैं, सेकंड फॉर्म कौन सी आती है आपकी, हम एक रूल मेथड लिखते हैं, रूल मेथड, या बिल्डर फॉर्म। अब जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए कुछ रूल चाहिए, ठीक है ना, या कह लो कोई ऐसी बड़ी ही बात, ठीक है ना, जिसको वैसे लिखना मुश्किल हो जाए और उसको किसी छोटे से रूल में लिख दिया जाए, ठीक है ना, ताकि वही चीज़ सारी चीज़ों को क्लियर कर दे। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर बेटा मैं ए सेट वही लेता हूँ जो मेरा ऑलरेडी है, और बी सेट में ना बेटा यहाँ पर यही फिक्स है, ए भी है बी भी है, तो मैं यहाँ पर रिलेशन आर को कैसे लिख सकता हूँ, देखो लिखने का तरीका देखो, आर को कैसे लिख सकता हूँ, आर डिफाइंड हैज, बेटा आएंगे तो ऑर्डर्ड पेयर, ये तो कॉमन सी बात है, इसके अलावा तो कुछ आने नहीं वाला। एक्स वाई ऑर्डर पेयर आ रहे हैं सच दैट, चाहे बेटा ये दो डॉट लगा लो, सच दैट, इसका मतलब सच दैट जो आपका y है वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के, एंड कोमा x बिलोंग्स टू, देखो पहला एलिमेंट पहले से जा रहा है a से, और y बिलोंग्स टू b। इसमें ध्यान से देखो, पहला एलिमेंट देखो आपकी जो ये रिलेशन है जो r है बेटा, ये कहां से कहां तक है, r है बेटा a टू b, a टू b। सो अगर रिलेशन a टू b है तो पहला एलिमेंट बेटा a से आएगा, दूसरा एलिमेंट b से जाएगा, तो बेटा ये रूल डिफाइन कर दें यहां पर एक। इस रूल से ध्यान से देखो, x क्या है, a में से जा रहा है, x 1 लोगे तो बेटा y कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। x बेटा 2 रखना, y कितना आएगा, 4 आएगा, 2 4 चला गया। x 3 रखना, y कितना आएगा बेटा, 9 आएगा, 3 9 चला गया। x के लिए बेटा 4 रखना, y की वैल्यू 16 आएगी बेटा, वो भी चलेगी। ये एक रूल बन गया, ठीक है ना, यानी कि इसी चीज को बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये याद रखना, ये रूल मेथड है आपका। और बेटा इसी चीज को देखो, इसी चीज को रूल मेथड को एक नए तरीके से भी लिख सकते हैं। वो क्या कह रहा है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि x r के अंडर y से रिलेट कर जाता है। जब x और y आपस में रिलेट करते हैं तो बेटा ये रिप्रेजेंटेशन है, x और y आपस में रिलेट कर जाते हैं इफ एंड ओनली इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बेटा इस पूरी लाइन को एग्जाम में बेटा वो ऐसे भी लिख सकता है, याद रखना क्या लिखा है, x y के साथ रिलेट करा, देखो भाई ये तो ऑर्डर्ड पेयर बन गई ना, सच दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ये मैंने एक्सप्लेन किया दोनों तरफ, यहाँ से यहाँ जा सकते हो, यहाँ से यहाँ सकते हो। बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दो चीज़ें हो चुकी हैं, अब थर्ड हमारा है एरो मेथड, तो इनको मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ। दो मेथड आपके हो चुके हैं, रिलेशन बेटा मेरी वही रहेगी जो वहाँ लिखी हुई है। अब एरो मेथड से हम लिख सकते हैं, ये एरो डायग्राम बेटा ये आपका थर्ड आ जाता है,
एरो डायग्राम, एरो डायग्राम में क्या होता है, रिलेशन ए टू बी जा रही है बेटा, ए यहां पर बना देते हैं और बी आपका यहां, ये ए और ये आपका बेटा बी, रिलेशन ए टू बी जा रही है आपकी, ठीक है। ए में कौन कौन से एलिमेंट है बेटा, देखो ध्यान से, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहां पर कौन कौन से बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ज़्यादा खिचड़ी बन गई, दोबारा लिखते हैं बेटा, ओके ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ध्यान से देखो बेटा, रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं आर, कहाँ से कहाँ, ए से बी, ये भी एक मेथड है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का। इस आर को 1 किसके साथ रिलेट कर रहा है बेटा, 1 1 के साथ जा रहा है ना, 1 आपका 1 के साथ जा रहा है, और 2 किसके साथ जा रहा है बेटा, 2 4 के साथ जा रहा है, और 3 बेटा 3 9 के साथ, 4 बेटा 4 है 16 के साथ। ये एक एरो डायग्राम है, ठीक है ना, यानी कि 1 आपका 1 पे जा रहा है, 2 आपका 4 पे जा रहा है, 3 9 पर और 4 16 पर। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है आपका रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का, ओके, बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट मेथड आता है बाय ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है बेटा ज़्यादा, बाय ग्राफ। ग्राफ में कैसे रिलेशन को रिप्रेजेंट करोगे, ऑलरेडी हमने रिलेशन था क्या बेटा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो था। यहां पर बेटा आपने ए लेना है, जहां से जहां जा रही है, यहां पर आपने बी लेना है, इसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करना है, इसी रिलेशन को 1 1 के साथ, 1 पर वैल्यू 1 आ रही है बेटा, कहीं यहां पर होगा, मान लो 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहाँ पर 4 है, ओके। सो मैं यहाँ पर आपका ओके, ठीक है। सो बेटा हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं। सो मेन पॉइंट देखते हैं, 1 यहाँ पर कहीं बेटा 2 मान लेना, ये आप सॉरी यहाँ पर 4 मान लेना, यहाँ पर आप 9 मान लेना, यहाँ पर आप 16 मान लेना, बीच वाले पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। सो 1 पर 1 है, 2 पे बेटा 4 आ रही है, 3 पे बेटा 9 आ रही है, और 4 पे बेटा 16 आ रही है, कहीं यहाँ पर। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ये ऐसा, ये ग्राफिकल है, ये रिलेशन ग्राफिकल आ गया। ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी रिलेशन को। तो सारे मेथड हमें पता होना चाहिए कि रिलेशन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये ग्राफ के ऊपर बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफ के ऊपर, ठीक है, ग्राफ से देखो ध्यान से, एक रिलेशन लिखते हैं, एक रिलेशन लिखते हैं, ओके। उससे पहले एक छोटी सी बात करते हैं, हम कहते हैं कि रिलेशन ए टू बी जाती है। इस बात को कैसे लिखेंगे कि रिलेशन ए से बी जाती है? देखो ध्यान से, अगर मैं ये कहना चाहता हूँ रिलेशन ए टू बी, तो यहां पर ये चीज लिख सकते हैं, रिलेशन आर है, वो कहां से कहां जा रही है, ए टू बी। यहां पर ऐसे लिख सकते हैं रिलेशन आर ए से बी की तरफ, ये एक रिलेशन है। कोई और रिलेशन है तो एस रिलेशन, मान लो बेटा वो कहां से कहां जा रही है, ए से बी। ए से बी बहुत सारे रिलेशन जा सकती है ना, मान लो एक आर है, एक एस है, एक टी लिख लो बेटा, ए से बी। ये भी एक तरीका है लिखने का। आपको सर ये तरीके याद करने का फ़ायदा क्या? वही बात, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बनाने से पहले उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी बेटा। अगर आपको लैंग्वेज नहीं अच्छे से आती तो फिर हम जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको अच्छे से कमांड कैसे कर पाएंगे ना। तो लैंग्वेज ज़रूरी है ना हर सब्जेक्ट की। अभी लैंग्वेज सीख रहे हैं, जैसे हम जो भी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ या हम बातें करते हैं, तो उसमें ये जो लैंग्वेज यूज़ होती है ना, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपने क्या कहा गया ए आ नहीं सीखा होता या ABCD नहीं सीखी होती, तो हम आपस में बातें कैसे करते हैं?
पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है ना। सो हर सब्जेक्ट की, हर चीज़ की लैंग्वेज जरूरी है, ठीक। अब हम कहते हैं कि सर A to B चाहिए, ठीक है, लेकिन रिलेशन ऑन अ सेट A, हमें दो सेट, जरूरी भी नहीं दो सेट ही चाहिए। रिलेशन बेटा A to AB हो सकती है, ये याद रखो। जरूरी नहीं कि रिलेशन A to B ही जाए, रिलेशन A to AB हो सकती है। मतलब ये सेट भी A, ये भी A। अगर आप देखना चाहते हो कि कोई रिलेशन का सर एग्जाम्पल हो जाए, तो बेटा यहाँ पर 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, बेटा एक रिलेशन हमने R यहाँ से यहाँ डिफाइन कर दी। R कैसे है, 1 1 के साथ है, 1 2 के साथ है, 3 4 के साथ है, तो बेटा ये एक रिलेशन बन गई। क्योंकि A क्रॉस A, A क्रॉस A मिल जाएगा ना, R किसका सबसेट बन जाएगी, A क्रॉस A का। R किसका सब्जेक्ट है, A क्रॉस A का। तो ठीक है, इस रिलेशन को बेटा, इस रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से, इस रिलेशन को R, मैं इसको लिखने की बात कर रहा, मैं इसको लिख रहा, वैसे मैं बात कर रहा हूं एक R, बेटा X लिखो, चाहे A कोमा B लिखो, और ये भी सच दैट का सिंबल है। A बेटा किस में जाएगा, A में से, और B भी किस में जाएगा, A में से, ठीक। और यहां पर बेटा एक कंडीशन दी होगी, एक कंडीशन दी होगी, जैसे हम कह सकते हैं B इक्वल टू A², ऐसी कंडीशन दे सकते हैं। तो ये रिलेशन बेटा यहाँ पर दोनों सेट क्या हो जाएंगे, आपके सेम हो जाएंगे। ये बात याद रखना, ठीक है, ओके। रिलेशन सिंगलटन सेट पर भी आप, सिंगल सेट पर भी आप डिफाइन कर सकते हो। अब है एक ग्राफ का एक रिलेशन, ग्राफ की एक रिलेशन, सॉरी। सो बेटा एक रिलेशन है, रिलेशन R ऑन सेट रियल नंबर, बेटा ये R अलग है यार, एक रियल नंबर पर है। अगर सेट एक ही लिखा है, मतलब क्या है, R कहां से कहां तक है बेटा, रियल टू रियल, मतलब R किसका सबसेट है, R क्रॉस R का। एक रिलेशन है, डिफाइन कैसे कर सकते हैं बेटा, क्या ऐसे लिख सकते हैं, x कोमा y सच दैट x इक्वल टू, सॉरी x स्क्वायर इक्वल टू y, और x बेटा कहां से जाएगा, R में से, और y कहां से जाएगा बेटा, R में से। ये हो गया आपका। तो इस रिलेशन को ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं, ये याद रखो। ग्राफिकली देखो, जो पहले होता है बेटा, पहले वो यहां पर लेते हैं बेटा, यहां पर तो पूरा पूरा रियल आ जाएगा, पूरी लाइन आ जाएगी ना, और जो दूसरा बेटा वो यहां वर्टिकल में पूरी पूरी लाइन। ध्यान से देखो बेटा, ये कौन से हैं, रियल में कितने पॉइंट होते हैं सर, बहुत सारे। तो बेटा ये ग्राफ कौन सा बन रहा है, क्या ये पैराबोला ग्राफ बन रहा है, पैराबोला। क्या ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा आपका, क्या ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, हाँ जी आएगा। एक रिलेशन को बेटा ग्राफिकली हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। ये ग्राफ से कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में बेटा बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। बाकी आज जो लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा, वो है हमारा इमेज और प्री इमेज, इमेज एंड प्री इमेज, इमेज एंड प्री इमेज। देखो बेटा, रिलेशन अगर आप सेट ए लेते हो, कोई भी सेट ए ले सकते हो, 1 2 3 समझने के लिए, बी सेट कुछ भी ले सकते हो, 3 8 कुछ भी ले सकते हो। अगर मैं कोई भी रिलेशन डिफाइन करता हूं R, ठीक है ना, ए से बी बेटा ऐसे लिखेंगे। और अगर मैं बेटा यहां से देखूं एरो डायग्राम से, तो बेटा यहां 1 2 3 3 8,
बेटा यहाँ पर ये चला गया, ये इसके साथ चला गया, और ये बेटा यहाँ चला गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो इमेज क्या है। इमेज, इसकी इमेज बेटा ये है जो ए के साथ जितने भी रिलेट कर रहे हैं, मतलब अगर आप ए में से देख रहे हो, ए में से कोई एलिमेंट पकड़ा, वो कितनों के साथ रिलेट कर रहा है बेटा, ये इसकी इमेज है, ये भी इसकी इमेज है। 1 की 3 और 8 दोनों इमेज है, तो लिख सकते हैं इमेज ऑफ 1 इज 3 एंड 8। 1 की इमेज कौन सी है बेटा, 3 और 8। ये 1 कहाँ कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर। 2 की इमेज क्या है, इमेज ऑफ 2 इज 2 की एक इमेज है 3। ठीक, अब बात आती है सर यहां से इमेज देख ली, अब हम अगर रिलेशन ऐसे लिखी हुई है तो अच्छी बात है, लेकिन बेटा इसी रिलेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था ना, R 1 किसके साथ है, 3 के साथ, 1 किसके साथ है, 8 के साथ, और बेटा 2 किसके साथ है, 3 के साथ। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास रोस्टर फॉर्म आ जाए या टेबुलर फॉर्म आ जाए, तो यहां से बेटा मैं इमेज कैसे निकालूंगा। देखो पहला एलिमेंट कहां कहां दिख रहा है, यहां पे ये किन किन के साथ है, 3 और 8 के साथ घूम रहा है ना, अरे घूमता पकड़ा गया, 2 के साथ। ओके, ये बात है। सो 1 3 के साथ भी और 1 8 के साथ भी। सो 1 की 2 इमेज, 3 एंड 8। ठीक है, यहां से भी हम देख सकते हैं। अब इमेज तो बेटा हमने देख ली यहां से भी, और इमेज हम देखेंगे अब सॉरी अब हम देखते हैं प्री इमेज। प्री इमेज प्री इमेज बेटा यहां से यहां देखते हो तो इमेज मिलती है, यहां से यहां उल्टा देखोगे तो बेटा प्री इमेज। अब 3 की प्री इमेज क्या है, 3 की प्री इमेज क्या बेटा, 1 एंड 2। देखो 3 कहां कहां जा रहा है, 1 एंड 2 पर। सो प्री इमेज ऑफ 3 इज 1 एंड 2। और 8 की प्री इमेज क्या है, 8 की बेटा 8 की प्री इमेज आपको मिलेगी, सॉरी प्री इमेज ऑफ 8 इज 1। सिंपल सी बात, यहां से उल्टा देख लो प्री इमेज मिल जाएगी, यहां से इधर देख लो तो इमेज मिल जाएगी। ठीक है ना। इसी को बेटा आप अगर आप ऐसे लिखते थे, सो बेटा 1 3 के साथ, 1 8 के साथ, 2 8 के साथ, सॉरी 2 3 के साथ। सो यहाँ पर प्री इमेज देखनी है, 3 की देखनी है, सॉरी यहाँ 1 की देखनी है, 3 की देखनी है। वो देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। 3 किसके साथ है, 3 2 के साथ भी है और 3 1 के साथ भी है। तो 3 की प्री इमेज 1 एंड 3 की प्री इमेज 2, 2 प्री इमेज आपको दे जाएंगे। ठीक है। सो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, इतना बहुत है आपके लिए आज। ठीक है ना। सो ये सीरीज बेटा कंटिन्यू चलती रहेगी। 12th क्लास का सिलेबस CBSE बोर्ड जेईई मेंस एडवांस के लेवल तक लेकर जाएंगे इसको। अभी क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे लेवल के जेईई मेंस एडवांस के भी, और भी बड़े बड़े बुक्स से क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। सो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। टेक केयर।